हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी। और इसमें जो हम लोग चैप्टर कर रहे थे उसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसके दो पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पहला लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ने से पहले चलो ये जानते हैं कि ये रेस्पिरेशन होता क्या है। रेस्पिरेशन, जैसा कि बहुत सारे बच्चों के मन में ये ख्याल आता है कि सांस लेना और छोड़ना ये रेस्पिरेशन कहलाता। नहीं, ये रेस्पिरेशन नहीं कहलाता। सांस लेना और छोड़ना तो ब्रीदिंग कहलाता है। तो फिर ये रेस्पिरेशन है क्या? तो रेस्पिरेशन के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो डेफिनेशन से समझ सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। वो तरीका जिससे भोजन से ऊर्जा प्राप्त की जा सके, और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें सांस लेना भी पड़ेगा और सांस छोड़ना भी पड़ेगा। और वो जो सांस लेंगे उससे जो ऑक्सीजन मिलेगा, उसी ऑक्सीजन से हम लोग फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज करते हैं। तो अगर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अंतर हम लोग जानना चाहें तो ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, यानी कि सांस लेना और छोड़ना ब्रीदिंग कहलाता है। लेकिन रेस्पिरेशन इनहेलिंग और इनहेल करते समय जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उससे फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे और तब उससे एनर्जी रिलीज होगा। और एनर्जी रिलीज होने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है जिसको हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। तो चलो, रेस्पिरेशन को हम लोग एक इक्वेशन से भी समझ सकते हैं कि जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि फूड प्लस ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो जैसे ही ये फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? तो इसमें बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ वाटर भी, और इसके अलावा एनर्जी भी रिलीज होती है। तो ये रेस्पिरेशन का एक छोटा सा वर्ड में लिखा गया इक्वेशन है। अब ये जो एनर्जी निकली, सवाल ये उठता है कि क्या जितनी एनर्जी फूड डाइजेस्ट होने के बाद रिलीज होती है, तो क्या वो सारा का सारा एनर्जी हम लोग उसी समय कंज्यूम कर जाते हैं या फिर हम उसको उसी समय खर्च कर लेते हैं? नहीं, कुछ एनर्जी खर्च करते हैं और बाकी एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है एटीपी में। यानी कि ये जो एनर्जी है, सारी की सारी एनर्जी हम लोग उसी समय खर्च नहीं कर डालते, बाद में उसको ज़रूरत के लिए रख लेते हैं। और किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? तो एटीपी। अब ये एटीपी है क्या? इसका पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम लोग ऐसे समझें कि जैसे कोई व्यक्ति पैसे कमाता है, अर्निंग करता है, तो क्या वो सारा का सारा पैसा जो आज उसने कमाया वो सारा खर्च कर देता है या उसको कुछ बचा के रखता है? वो बचा के रखता है। तो बचा के क्या वो नोटों की गड्डी अपने घर में जमा करके रखता है? नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको अलग अलग रूपों में रखते हैं। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, इसके गहने, ज्वेलरी, सोना चांदी वगैरह में कन्वर्ट करके उसको रख लेते हैं। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, इससे प्रॉपर्टी खरीदते हैं या फिर शेयर मार्केट में लगाते हैं, उससे शेयर खरीदते हैं कंपनियों के। तो वो सारे के सारे पैसे, शेयर भी पैसा ही है लेकिन रूप चेंज हो गया। ठीक वैसे ही यहाँ पर एटीपी भी एक तरह का एनर्जी ही है लेकिन रूप चेंज हो गया। अब अगर हम लोग इसके टाइप की बात करें, यानी कि टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन के दो टाइप होते हैं। कौन कौन सा? पहला होता है एरोबिक और दूसरा होता है एनएरोबिक। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो अंतर यह है कि एरोबिक उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, और एनएरोबिक विदाउट ऑक्सीजन इन्वॉल्व किए हुए जब एनर्जी रिलीज होती है तो वैसे रेस्पिरेशन को हम लोग एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एक सिमिलरिटी है कि दोनों में एनर्जी रिलीज होता है, लेकिन डिफरेंसेस कई सारे हैं। अब वो डिफरेंसेस कौन कौन से हैं? तो जैसे अगर हम लोग पहला अभी जाने क्या कि ये प्रेजेंस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, जबकि एनएरोबिक एब्सेंस में होता है। यानी कि किसके एब्सेंस में? इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये तो पहला डिफरेंस हुआ। क्या इसके अलावा और भी कोई डिफरेंस है दोनों में? तो एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। किसका? फूड मटेरियल का कंप्लीट ब्रेकडाउन। जबकि एनएरोबिक में
इनकम्प्लीट या यूं कहे कि पार्शियल ब्रेकडाउन होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन। यहाँ पर किस चीज़ का ब्रेकडाउन हो रहा है? तो हम लोग बात कर रहे हैं फूड मटेरियल की। इसके अलावा जैसा कि यहाँ पर कंप्लीट ब्रेकडाउन और पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है, तो इससे हमें साफ पता चल जाएगा कि अगर कंप्लीट ब्रेकडाउन फूड का हुआ, इसका मतलब कि एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेस मोर एनर्जी, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या करेगा? लेस एनर्जी रिलीज करेगा। और लास्ट में एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या क्या है? तो CO2 एंड वाटर, यानी कि जैसे कि हम लोग अभी इस रिएक्शन में देखे भी थे इक्वेशन में कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, एनर्जी तो दोनों में रिलीज हो ही रहा है। एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है, जबकि एनएरोबिक की बात करें तो इसमें लैक्टिक एसिड निकलता है। इंसानों में लैक्टिक एसिड, या फिर अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो इथेनॉल एंड CO2। अब हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होने वाले ऑर्गन्स की। तो अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग ऑर्गन्स रेस्पायर करते हैं। जैसे अगर हम लोग पहले बात करें प्लांट्स की, तो प्लांट का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होता है? तो अगर हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट के लगभग सारे हिस्से ही रेस्पायर करते हैं। जैसे में अगर हम लोग बात करें तो रूट्स। अभी तक हम लोग क्या जानते हैं रेस्पिरेशन के बारे में कि फोटोसिंथेसिस चूंकि रूट में लीव्स में होते हैं तो लीफ ही रेस्पायर करते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। प्लांट में लीव्स तो रेस्पायर करते ही हैं, साथ ही साथ इसमें रूट्स और स्टेम भी हैं। चलो, ये तो बात हो गई प्लांट की। अगर हम लोग ग्रास हॉपर की बात करें तो ग्रास हॉपर में क्या होता है? उसके स्किन पे छोटे छोटे स्पाइरिकल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं, जो कि हमें बाहर से या फिर नेकेड आइज से दिखते नहीं हैं, लेकिन छोटे होल होते हैं जिन्हें हम लोग स्पाइरिकल्स बोलते हैं। और इन्हीं स्पाइरिकल्स की वजह से वो गैसों का एक्सचेंज करते हैं, वो सांसें लेते हैं। इसके अलावा ऐसा सिर्फ ग्रास हॉपर में नहीं है, ऐसा कॉकरोच में भी है, हाउस फ्लाई में भी है और मॉस्किटोज में भी है। यानी कि ये जो ग्रास हॉपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई और मॉस्किटो है, इसके बॉडी के सरफेस पे टाइनी होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र, जिन्हें हम लोग स्पाइरिकल्स बोलते हैं। और इन्हीं छिद्रों की वजह से ये लोग एयर को इनहेल करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि अमीबा या फिर पैरामीशियम, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें प्लेनेरिया की, तो ये कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने सेल वॉल तो प्लांट में होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये सब रेस्पायर करते हैं, यानी कि गैसों को एक्सचेंज करते हैं अपने सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। इसके अलावा अब हम लोग दूसरे जीव जंतुओं की बात करें तो लीच जिसको हम लोग जोंक भी बोलते हैं। इसके अलावा यह अर्थवर्म जिसे हम लोग केंचुआ के नाम से भी जानते हैं। ये दोनों अपने स्किन से, इनके स्किन मॉइस्ट होते हैं, नम, तो वो अपने स्किन से सांसें लेते हैं या फिर रेस्पायर करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग फिशेस की बात करें तो फिशेस गिल्स से रेस्पायर करते हैं। और लास्ट में अगर हम लोग अपनी बात करें ह्यूमंस की, तो हम लोगों के पास लंग्स होते हैं रेस्पायर करने के लिए। Responsible for respiration are present in the thoracic cavity. In the thorax region, the rib cage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. The left lung is smaller and has only 2 lobes, the left superior and the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea.
The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage, which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. A section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Blood containing RBCs is seen flowing through the capillaries. The oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish-purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs, and a transition in their color from bluish-purple to red is observed. The blood moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. These molecules are released into the alveolus. The carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of the muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in the inflation of the alveoli. During exhalation, the diaphragm moves up and the lungs contract. Thus, the alveoli deflate, causing the air to be forced out. This exhaled air is rich in carbon dioxide. This process of inhalation and exhalation is known as respiration, which is approximately 20 times per minute. Summary. In the thorax region, the rib cage and the diaphragm are observed, which play a vital role in respiration. Present within the rib cage are the pleural membranes, which enclose the lungs. The right lung consists of 3 lobes, while the left lung has only 2 lobes. Both the lungs are associated externally with bronchi, which unite and extend into the trachea. As we breathe, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards, through the pharynx and trachea, to finally reach the bronchi. From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Within the lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by a network of capillaries. As blood flows through the capillaries, the oxygen molecules from the alveolus diffuse into the capillary. This causes oxygenation of the RBCs. The carbon dioxide molecules are released into the alveolus. They are collected in the alveolar chamber, and then from the alveolus, it travels through the bronchioles. Into the bronchus, which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना।
या दूसरे शब्दों में हम इसको ऐसे कहें कि अभी तक हम लोग जो 2 लाइफ प्रोसेस पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर हम लोग जानना चाहें तो ये भी एक लाइफ प्रोसेस है जिसमें सब्सटेंस को एब्जॉर्ब किया जाता है एक हिस्से में और उसको पहुंचाया जाता है दूसरे हिस्से में। यानी कि शरीर के एक हिस्से में किसी सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके, जैसे कि हम लोग फूड से एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं कहाँ, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं शरीर के बाकी दूसरे हिस्सों में। तो यही ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में। वैसे इसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। इसका ये मतलब हुआ कि ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स की बात करें तो वहां पर फूड यानी कि एनर्जी रिलीज होती है कहाँ, लीव्स में। लीव्स में एनर्जी रिलीज हुई यानी कि फोटोसिंथेसिस हुआ, और वहां से चीजें एक जगह से दूसरी जगह गई, यानी कि पेड़ के अन्य हिस्सों में गया। तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ऐसे 2 हिस्से हैं प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। पहला है जाइलम। जाइलम, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि जाइलम वाटर कैरी करता है, यानी कि ये रूट से वाटर को लेके पेड़ के अन्य हिस्सों में, या मेनली कहें कि लीव्स में पहुंचाता है। साथ ही साथ ये सिर्फ वाटर ही कैरी नहीं करता, कैरीज वाटर के साथ साथ ये मिनरल भी कैरी करता है। और जाइलम के बारे में हम लोग एक और चीज जानते हैं, ये जो जाइलम होता है वो नॉन लिविंग होता है। जाइलम नॉन लिविंग। और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में बात करें तो ये कौन सी चीज कैरी करता है, तो ये कैरी करता है फूड मटेरियल। और फूड चूंकि बनता है लीव्स में, तो ये लीव्स से लेके प्लांट के अन्य हिस्सों में ये फूड पहुंचाता है। तो अगर हम लोग वाटर एंड मिनरल की बात करें तो ये तो सिर्फ रूट ही एब्जॉर्ब करता है। इसका मतलब जाइलम सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर और मिनरल को लेके जाता है। इसका मतलब कि जाइलम का फ्लो सिर्फ अपवर्ड होता है, जबकि फ्लोएम अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों डायरेक्शन में इसका फ्लो होता है। साथ ही साथ जैसे कि यहाँ पर जाइलम नॉन लिविंग है, ठीक वैसे ही फ्लोएम लिविंग है। Water. Plant roots absorb water and minerals from the soil. Water absorption is mainly carried out by root hairs. These narrow-walled hairs greatly increase the area over which water absorption can take place. Water and minerals enter the root by 2 pathways: apoplastic pathway and symplastic pathway. If water and minerals move from cell to cell through spaces between the cell walls, then it is known as apoplastic pathway. In symplastic pathway, the water and minerals move across the cytoplasm and finally reaches the xylem. Xylem vessels are long, narrow, hollow tubes containing no living material. The xylem transports water and soluble mineral nutrients from the roots to other parts of a plant. About 95% of the water absorbed is lost through the stomata present in the leaves. This process is known as transpiration. The number of stomata is more on the lower surface of leaves. If transpiration happens throughout the day, then there will be a great loss of water. This is controlled by the stomatal opening and closing mechanism. During the daytime, water enters into the guard cells along with the potassium ions. This brings about a change in the shape of the guard cells, and the stoma opens. During the night, the potassium ions and water molecules leave the guard cells. Thus, the turgidity decreases and the stoma closes. Stomata
also act as main sites of gaseous exchange in plants. Leaves make use of water and the carbon dioxide for photosynthesis. Glucose formed during photosynthesis is transported to the other parts of the body through phloem cells. Phloem tissue consists of less specialized and nucleate parenchyma cells, sieve tube cells, and companion cells. Transport of food in phloem can be up or down the stem to reach all parts of the plant. Hence, the transportation in plants is the function of xylem and phloem cells.